एवरीवन, रजिया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ हैं सुशील मानव। सुशील जो है वो जंग चौक के लिए काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली बेस्ड हैं। और अभी इन्होंने मुझे एक स्टोरी भेजी थी जिसमें किसी नौजवान ने शायद 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को कॉल किया था और उसके बाद पुलिस आई और कुछ वाकया हुआ। क्या हुआ हम डिटेल उनसे मालूम करेंगे, लेकिन जो पिक्चर्स आ रही हैं या जो इन्होंने लिखा है और जो फ्रंट लाइन है इनकी, उससे अंदाजा हुआ कि वो पुलिस ने शायद उनको मारा है और बहुत उसकी शायद रीढ़ की हड्डी ब्रेक हुई है लड़के की। तो ये जी। क्या वाकया था, और क्योंकि हमें ये चीज कहीं न्यूज में सुनाई नहीं दे रही है, तो आप हमें इसके बारे में बताएं जरा सुशील, कि क्या मसला था और क्या हुआ था। हुआ ये था कि ये घटना जो है वो 17 मई की है। हम्म। 17 मई को साउथ दिल्ली का एक एरिया है छतरपुर। हम्म। और छतरपुर में जो है हजीराबाद चंदन हुल्ला करके एक मोहल्ला है। हम्म। वो टोटली मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। हम्म। वहां पे 17 मई में रात में लगभग 8 से 9 के बीच में दो लड़के थे। मुस्लिम कम्युनिटी के ही थे वो दोनों। और वो आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। तो वहां पे चूंकि धारा 144 इम्पोज्ड है, हम्म। लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली में कोरोना एपिडेमिक की वजह से। तो वहां पे बहुत ज्यादा गैदरिंग अलाउ नहीं है। बावजूद इसके वहां पे जब दो लोग झगड़ते हैं तो भाई अगल बगल मोहल्ला है, दो चार छह लोग जुट जाते हैं। हम्म। तो वहां पे चार छह लोग जुटे और उसमें से लगभग कई लोगों ने जो मुझे पता चला 8 से 10 लोगों ने पीसीआर वैन 100 नंबर पे हम्म। डायल किया और बताया कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा है चंदन हुल्ला छतरपुर में, और आप यहाँ पे जल्दी से आइए। हम्म। इसके बावजूद पीसीआर वैन का कोई रिस्पांस नहीं आया। हम्म। तो वहीं कुछ दूर पे ही वसीम खान का घर है। उनके चाचा के घर से जस्ट बगल में ही झगड़ा हो रहा था। वसीम खान और उनके पिता आंसू खान जो हैं वो उसी मोहल्ले में छोटी सी डेयरी का दुकान चलाते हैं। हम्म। तो वसीम खान की उम्र 29 साल है और वो अपने अब्बा का उसमें अपने उस काम में वो हेल्प करते हैं। तो वसीम खान वहां पहुंचे उस जगह पे जहाँ पे वो हो रहा था। तब से क्या हुआ कि अगल बगल का जो छत था वहां से थोड़ा सा पथराव भी हुआ। पथराव की वजह से क्या हुआ कि और ज्यादा गैदरिंग हो गई। हम्म। तो जब वसीम खान वहां पहुंचा तो उसको किसी ने बताया कि यहाँ पे फायरिंग भी हुई है। हम्म। तो वसीम खान ने फिर 100 नंबर पे डायल किया। पुलिस को बताया कि आप जल्दी आ जाइए, हमारे मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है, बहुत लोग जुटे हुए हैं और फायरिंग भी हो रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप फायरिंग शब्द यूज करते हैं तो जो पीसीआर वैन होती है वो फायरिंग वर्ड जो होता है वो डीसीपी ऑफिस सीधे ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि फायरिंग वर्ड बहुत सेंसिटिव है, यानी मामला बड़ा है। इस वजह से वो कॉल जो होती है अलग तरीके से उसमें छन के वहां चली जाती है। हम्म। तो क्या हुआ कि पीसीआर वैन आई वहां पे, लोगों को जो वहां पे गैदरिंग थी, जो झगड़ा था उसको सुलटाया, उन्होंने रफा दफा किया और बोला कि अभी लोकल पुलिस आ रही है। तो लोग अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर में वहां पे लोकल पुलिस पहुंची। लोकल पुलिस के बाद वहां पे जो थे एसएचओ जो थे और एसीपी जो थे वो पहुंचे वहां पे। तब तक मामला सब रफा दफा हो गया था। वहां पहुंच कर उन्होंने कहा कि भाई कॉल किसने, मतलब पीसीआर वैन 100 को किसने कॉल किया था। तो वहां पे तीन चार लोग थे, उन्होंने बोला भाई हमने किया था। भाई लड़के हैं जो उसमें बता देते हैं कि भाई हमने तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम किया, एक करेक्ट, जिम्मेदार नागरिक करेक्ट, का। जिम्मेदारी नागरिक का जी। उन्होंने ऐसा बता दिया जोश जोश में। तो उन्होंने एक नंबर निकाला अपने उससे और बोला कि ये नंबर किसका है, मोबाइल नंबर। तो उसमें से जो दोस्त यार थे, लोगों ने मोबाइल देख कर बताया यार ये तो वसीम का नंबर है, तो बगल में ही रहता है। बोले हम्म। जाओ उसको लिवा के आओ। तो दो पुलिस वाले गए रात में 11:30 बजे और हम्म। उसका डोर खटखटाया। वो खा पी के लेटा था, उसको पकड़ के ले आए। बोले चलो, तो कहाँ चलना है। बोले नहीं, तुम शिकायत करता हो, तुम गवाह भी हो, पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हारी गवाही होगी। हम्म। तो लेके गए। उसमें से और जो लड़कों ने कॉल किया था चार पांच, उनको भी उठा लिया, और जो दो लोग झगड़ा कर रहे थे उनको भी उठा के ले गए। वहां थाने पहुंचे। ये मतलब जो थाना था वो फतेहपुर बेरी के नाम से है, फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन है। हम्म। वहां पे जब ले गए तो जो दो लड़के झगड़ा कर रहे थे उनको तो पहुंचते ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। और उनकी पिटाई के बाद फिर एक पुलिस वाला बोला कि वो वसीम का नंबर जो था उसने डायल, वो बोला कि ये किसका नंबर है। तो वहां पे वो बैठा ही था पुलिस स्टेशन में, बोला जी ये मेरा नंबर है। बोला अच्छा।
तूने ही कॉल की थी फायरिंग की। और फिर गाली दे के बोला कि मतलब बहन की गाली दे के बोला कि ठीक है मैं तुझे बताता हूँ कि फायरिंग की कॉल कैसी होती है, तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। तो उसके बाद फिर जो है उन लोगों ने उसमें जो थे, एसआई था वहां का सत्येंद्र गुलिया, हेड कांस्टेबल प्रवीण और जितेंद्र, ये तीन लोग जो थे इन्होंने मारना शुरू किया उसको। उसको मुर्गा बनाया और उसके हिप पे लाठियां मारी, उसके पीठ पे लाठियां मारी, उसको किक किया। तो उसी दौरान हिप पे मारते टाइम पे कुछ लाठियां उसके बैक पे भी पड़ी, हिप पे भी पड़ी। और फिर वो लगभग 1 घंटे तक उसकी लगातार पिटाई हुई, जिस जिस तरीके से वो मार सकते थे, मरोड़ के, किक करके, थप्पड़ से, लाठियों से तो मारा ही। अरे लगभग 1 घंटे तक वसीम ने मुझे बताया कि लगभग 1 घंटे तक मेरी पिटाई वहां पे हुई। और उसके बाद जब उन्होंने लगा उनको कि अब ये तो मर ही गया, तब जाकर उन्होंने मुझे फर्श पे गिरा दिया और छोड़ दिया फिर वहां पे। फिर मेरी जो बात हुई अकबर से, अकबर जो है वसीम के मामा है, वो बोले फिर जब हमारे बच्चों को ले गए गवाही के लिए और 2 घंटे 3 घंटे हो गए और बच्चे आए नहीं, तो हम गांव के मोहल्ले के लोगों को लेकर के वहां पे गए। हम्म, तो हमने बात की भाई ऐसा क्या हुआ, बच्चे थे, उन्होंने पीसीआर वैन को कॉल ही तो किया है, कॉल करने हम्म, में ऐसा क्या है, तुम तो नहीं छोड़ रहे हो। तो सब पे 107 के दफा लगा दिया था शांति भंग का। तो फिर वो जो उनके मामा थे वसीम के, वो वहां पे गए, उन्होंने बड़ा चिरौरी विनती किया एसएचओ को, और उसको भी लगा कि हमने बहुत मारा है, कुछ ज्यादा गलत ना हो जाए, गड़बड़ इस नहीं वजह हो से भी जाए। डर के उन्होंने हम्म, रात में लगभग 2:30 बजे, 2:30 पे उनको रात में छोड़ा। तो आते आते 3:30 4 बज गया। हम्म, वसीम रात भर जगा था, मार खाया था, दर्द में भी था, किसी तरीके से वो लेटा और सो गया थोड़ा बहुत जो खा पी के। तो दिन में उसके घर वालों ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि ठीक है बच्चा है सो परेशान रहा हुआ है, है। हाँ। हाँ। शाम को जब वो उठा तो वो उठ नहीं पा रहा था। हम्म, तो थोड़ा बहुत खाया वाया, बोले भाई कहाँ लेके जाएंगे, तो जो भी पेन किलर था वो दे दिया, क्योंकि धारा 144 इम्पोर्ट थी, लॉकडाउन हाँ था, करेक्ट। शाम के टाइम पे कुछ था नहीं। तो हम्म, वो पेन किलर वगैरह जो था घर में उसको खा के वो फिर सो गया। अगले दिन सुबह वो उसका उठना मुश्किल हो गया। तो उसको लेकर के गए हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई क्या हुआ है, तो उसने बताया कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रहा हूँ, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और एक साइड से दूसरे साइड जब करवट बदलता हूँ तो बिल्कुल बहुत सनसनाहट सी होती है बॉडी में। तो बोले फिर तो तुम्हारा एमएलसी होगा, एमएलसी करवा लो। उसको एमएलसी करवाया और उसको भेज दिया इंडियन स्पाइनल इंस्टीट्यूट जो था वसंत कुंज में, इंजरी का, वहां पे वो गया, वहां पे उसकी एमएलसी हुई वहां पे उसका। डॉक्टर ने देखा, बोला कि उसमें जो था L5 और L3 स्पाइनल हम्म, कॉर्ड का वो होता है, उसमें हम्म, बोला ये बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर है और ये आपको इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, ओ माय अदरवाइज आपकी गॉड। डेथ भी हो सकती है। तो इसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, तो वो पुलिस के अगेंस्ट में ही वो बोले भाई पुलिस के अगेंस्ट बयान दे रहे हो, हम तो नहीं लेंगे। बोले भाई जो सही है वही बता रहे हैं हम। तो वो पुलिस चली गई। अच्छा, फिर बयान वहां नहीं पे लिया वो, उसका? नहीं बयान नहीं लिया। ओ, फिर वो उसके मामा जो थे उसको लेके, वसीम खान को लेके गए थाने, तो फतेहपुर थाने, वहां पे बोले भाई हमारा बयान दर्ज कर लीजिए। तो जो एसएचओ था वो बोला कि हम तो नहीं दर्ज कर पाएंगे, वसंतपुर थाने वो गए। ओ माय गॉड। तो बोले हम तो नहीं दर्ज कर पाएंगे, आप पुलिस के अगेंस्ट बयान दे रहे हो, ऐसे कैसे हम दर्ज कर लेंगे। तो उन्होंने फिर वो कहीं से अपना सोच सिफारिश लगाया, उसके बाद जा करके उसका बयान दर्ज हुआ। चल पाएगा? दोबारा से चल पाएगा? तो उसकी पूरी, इतना मन में उसका इतना इस तरीके तक टॉर्चर कर दिया, पूरी उसकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। जो राइट नाउ क्या सूरत हाल है वहां पर? सूरत हाल ये है कि उनका विजिलेंस में, जो विजिलेंस इंक्वायरी थी उसमें वसीम का जो बयान था वो दर्ज हो गया है। उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो फाइल कर दिया है, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं, मतलब ओपन नहीं हुआ, डिस्क्लोज नहीं हुआ है। बस अभी इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. तो देखा आपने, मुसलमानों अब मुसलमानों के लिए एक्चुअली रह नहीं गया है, लेकिन आजकल तो हिंदुस्तान में जो भी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है लड़ने को और झगड़ने को। मुसलमानों की तो कहना ही क्या, अब इस बच्चे का, वसीम का कसूर सिर्फ इतना था कि दो लड़के लड़ रहे थे और उसने सिर्फ पुलिस को फोन करके हेल्प के लिए बुलाया।
तो पुलिस को हेल्प में भी तकलीफ है, यानी जो सिस्टम के अंदर जो नफरत है एक समुदाय विशेष के लिए, वो अब प्रैक्टिकल लाइफ में हमें डे बाय डे नजर आ रही है। और ये खबर अभी तक किसी न्यूज चैनल ने कवर नहीं की है, किसी को पता नहीं है कि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में, राजधानी में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और कोई इस पर रद्द अमल नहीं आता। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है और हम चाहते हैं कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को फैक्ट पता चले। आपने मानव की बात सुनी, उसमें मानव सारी डिटेल बता रहे हैं कि किस थाने में हुआ, कौन ऑन ड्यूटी इंचार्ज थे, किसने ये किया, किसने वसीम को और उनके साथ उन दोनों लड़कों को उठाया और गलत धाराएं लगाकर उनको मारा पीटा और उनको उनकी जिंदगी को सबूताज करने की कोशिश की, खासतौर से वसीम की। तो मुझे नहीं पता कि जो लोग लड़ रहे थे, जो दो लोग, उनको भी मारा गया है, उनके खिलाफ भी धाराएं आई हैं कि भाई ये कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। लेकिन वसीम इस मामले में बिल्कुल एक निष्पक्ष और न्यूट्रल बंदा था। उसने सिर्फ पीस को मेंटेन करने के लिए पुलिस को कॉल किया था कि आप आइए, यहाँ दो लोग लड़ रहे हैं और हमें हेल्प कीजिए ताकि कुछ नॉइज ना हो। मगर उसी को पुलिस ने सबसे पहले धर दबोचा, मारा, 1 घंटे तक मारा। तो आप आज वो बेचारा बिस्तर पर है। पुलिस रिपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ सोर्सेस के बगैर हिंदुस्तान में कुछ नहीं होता है, तो कुछ सोर्स लगे और अभी वो रिपोर्ट हो गई है, पुलिस देख रही है और उसका इलाज भी चल रहा है बच्चे का। 29 साल का बच्चा, आपने उसकी जिंदगी खराब कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ हेट्रेड। मुझे नहीं लगता कि, मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं अंदाजा हो रहा है कि आप लोग इस तरह की गैर कानूनी और इंसानियत सोज हरकतें करने के बाद रात को सोते कैसे हैं, आपको नींद कैसे आ जाती है ये हरकतें करने के बाद। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर बाशऊर इंसान तलाश कर रहा है और हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कर्मा का। और बाकी तो वसीम की जो भी हेल्प करनी है हम जरूर करेंगे। आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वसीम को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मैं मानव के आर्टिकल का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा उसको और उसको पढ़िए और जिस तरह भी मुमकिन हो मानव की हेल्प कीजिए। रीढ़ की हड्डी बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारे जिस्म का। अगर ये जरा सा भी होता है तो इधर उधर होता है, थोड़ा भी हर्ट होता है तो पूरी बॉडी हमारी डैमेज हो सकती है। और वो वसीम के साथ हुआ है क्योंकि वो अभी चल नहीं पा रहे हैं। तो पता नहीं लॉन्ग रन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या उनकी सर्जरी होनी है, क्या है, वक्त आएगा बताएंगे, वक्त बताएगा और हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।